जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में जो अभी फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं नवंबर, उसके लिए जो भी मेरे दोस्त अब तैयारी करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। और जो हमारा पहली क्लास है वो हो भी चुकी है। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा दोस्त, क्योंकि मैं आपको आज की क्लास से और जो पहली क्लास हो चुकी है उससे कंटिन्यू प्रीवियस जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ में आपको उनसे संबंधित जो पूछा जा सकता है वो हर टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर मिलेगा। तो चलते हैं दोस्त बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। और ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले एक बार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब शौक के लिए समय ना मिले तो समझ लेना लाइफ का वेस्ट चैप्टर शुरू हो गया है। जब ऐसा लगे ना कि यार अब समय नहीं बचता, जैसे कि इस टाइम मेरी हालत है। मैं आपको सही बताऊं दोस्त, मेरा तो यही नहीं पता है कि मैं रात के 2 बजे सो पा रहा हूँ कि 3 बजे सो पा रहा हूँ कि 4, जब लोग उठते हैं ना घर पे तब मेरा सोने का टाइम होता है, ठीक है ना। और सुबह 7 बजे फिर उठा दिया जाता है कि उठो बेटा, बहुत सो लिए, गाय का चारा डाल लो जाके, ये करो वो करो, है ना। तो ये सब ज़िंदगी में लगा रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन वेस्ट चैप्टर तो है ही हमारा ज़िंदगी का। और देखो दोस्त, अब चलते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 तारीख दूसरा महीना 2024 को शाम का जो 5 बजे से 6 बजे के बीच में पेपर हुआ था, 22 तारीख 2 को, ठीक है ना, 22 फरवरी को। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था। तो ये कौन सी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखना, ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस योजना का जो कार्यकाल था वो भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है ना भाई। जब योजना पूछ ली गई तो हो सकता है इसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाए। तो याद रखना 1974 से ये 1978 तक चली थी। ये एक अकेली ऐसी योजना थी जो कि 4 वर्ष तक चली थी मात्र, ठीक है ना, 4 वर्ष तक चली थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी 22 फरवरी को पूछा गया था, जो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में पेपर हुआ था, ठीक है ना। प्रीवियस जो पेपर हुआ है उसके ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि किस राज्य का मूल त्यौहार है गणगौर। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। और देखो यहाँ पे बिहार से याद रखना विदेशिया और छऊ पर्व है ना, छऊ और विदेशिया, ये आप याद रखेंगे बिहार से। उत्तर प्रदेश से आपकी नौटंकी हो जाएगी, नौटंकी है, कथक है। और यहाँ पे देखो, मैं अब कथक का जब नाम लिया तो याद ही आ गया, मैंने एक पोस्ट किया था 2 दिन पहले, ठीक है ना। मैंने उसमें पूछा था कि कथक जो है किस राज्य से संबंधित है, कथक किस राज्य से संबंधित है। उसमें मैं आपको बताऊं कि 76% लोगों ने टिक किया है केरल और मात्र 18% लगभग लोगों ने उत्तर प्रदेश को टिक किया है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि अगर कोई ये कहता है कि वैकेंसी 10 हैं और फॉर्म 100 पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 76% तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। अब कंपटीशन बच रहा है, जो ऊपर के 24% बच रहे हैं उनमें, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। फॉर्म कितना भी पड़े, आप अपनी तैयारी बेहतर रखनी है, सिलेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ दिया है, सूर्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? सूर्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि मुझे लगता है कि ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब तिरुवनंतपुरम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे ना। तमिलनाडु में कौन सा त्योहार महोत्सव मनाया जाता है? जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू महोत्सव, याद है ना, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में कौन सा मनाया जाता है बताओ? पश्चिम बंगाल में अगर याद आ रहा हो आपको तो याद रखना, गंगा सागर मेला है ना भाई, गंगा सागर मेला। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो याद रखना, गंगा सागर जो मेला है ये आपको याद रखना पश्चिम बंगाल में होता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और देखो जो भी मेरे दोस्त हैं वो मुझे पता है ज़्यादातर नए दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे होंगे इस क्लास में, है ना। तो आप एक बार अपने भाई को देखो सपोर्ट करना यार, एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। मैं आपको प्रीवियस जो जितने भी पेपर आपके हुए हैं 2020 के बाद, ठीक है ना, 2020 से अभी 24 तक, उनसे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप अपने भाई को यार एक बार लाइक वाला बटन इस क्लास में दबाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन तरीके से। मैं अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे दोस्त, मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मैंने जो थंबनेल है वो पुराना है तो उसमें 100 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन हालांकि क्लास में आपको 30 मिलेंगे, जिसमें से 10 आपके प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन होंगे और बाद बाकी आपके करंट और सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और देखो सपोर्ट करना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और देखो यहाँ पे दिया है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण है, तो आप क्या बताएंगे, जस्ता तांबा और निकल। जस्ता तांबा और निकल, ये तो बिल्कुल रट लो यार कि जस्ता तांबा और निकल। तो यहाँ पे देखो आपका तांबा भी हो गया, जस्ता भी हो गया और निकल भी हो गया, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था, तो ये याद रखना। देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है, और यहाँ से मैं जो भी बताऊंगा आप नोट करेंगे। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो आप प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, आपको याद होते जाएंगे। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर किसी को याद ना हो रहा हो तो लिखना स्टार्ट कर देना। तो याद रखना 1927 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कहाँ, मुंबई और कोलकाता, है ना, मुंबई और कोलकाता में प्रारंभ हुआ था। अब देखो यहाँ पे एक आपको मैं और बताऊं कि यहाँ पे 1927 में तो ये प्रारंभ हुआ था, 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या, 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, है ना। फिर 1937 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो, है ना। ऑल इंडिया रेडियो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो मैंने तो सुना ही है यार। 1957 में आकाशवाणी, मैंने बहुत सुना है आकाशवाणी बरेली के, इनसे बोल रहे, मैं भैंस चुंगाता रहता था, है ना, मैं गाय या भैंस खेत में काम करते थे, वहाँ रेडियो रख लेते थे यार, बजता रहता था, समाचार चल रहे हैं, रेडियो भी बज रहा है और अपना भी काम हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो याद रखना, मैंने बहुत सुना है FM रेडियो। और यहाँ पे देखो दिया है भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। भारत का जो पेरिस है वो किस शहर को कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पर बहुत सही आपका सटीक जवाब पिंक सिटी, मतलब कि जयपुर। जयपुर आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर कोलकाता की बात करें तो इसे डायमंड हार्बर बोला जाता है। क्या, भारत का डायमंड हार्बर कहाँ है, कोलकाता है ना। तो आप याद रखेंगे केरल। केरल एक तो देखो मसालों का बगीचा, ठीक है ना, मसाला कहाँ पाया जाता है, केरल में, तो ऐसे आप याद रखना। पहले तो ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा आपको किस तरीके से याद रखना है कि इसे दक्षिण का कश्मीर भी बोला जाता है। क्या, दक्षिण का कश्मीर भी बोला जाता है, तो ये भी आप केरल से याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप अपने पास से नहीं पूछा है, ये भी इसी 22 फरवरी को शाम 5 से 6 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आप चाहें तो पेपर जाके चेक कर लेना, ठीक है। डिक्टो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है, तो तुरंत लगा देना भैया हाइड्रोजन का। और देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सूर्य में पाया जाता है, सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है और प्लस हीलियम पाया जाता है ना, हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाया जाता है। और सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस करा है। और देखो ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में 78% पाया जाता है ना। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, याद रखना। ऑक्सीजन जो आपका है वो 21% पाया जाता है, ठीक है ना। आर्गन जो आपका है वो कितना पाया जाता है, 0.93% पाया जाता है ना। इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को यार नोट कर लेना है। और PDF के लिए भी मैंने आपको बोला है कि PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक अगर किसी ने कमेंट बॉक्स चेक करना, जो भी क्लासें पड़ी हुई हैं RPF वगैरह की भी, वहाँ पे किसी ने कमेंट में टेलीग्राम के लिए मुझे ज़रूर बोला होगा, वहाँ पे रिप्लाई चेक करना। रिप्लाई में मैंने उन्हें एक लिंक शेयर किया होगा, उस लिंक पे क्लिक करना और सीधा आप पहुँच जाना टेलीग्राम ग्रुप में। और बिल्कुल फ्री,
मुझे पता है ना कि मैं भी यार पुअर फैमिली से हूँ यार, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है कि मेरे जैसे तमाम बच्चे हैं और जो जिनके पास वाकई में, मेरे पास भी यार पेन लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं सत्य बता रहा हूँ दोस्त। तो ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं। कोई बात नहीं है दोस्त, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न भी आपका 22 फरवरी को पूछा गया था। 22 फरवरी को शाम 5 से 6 बजे का जो पेपर है, आज वहाँ से मैं आपको सारे क्वेश्चन इस क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। वहाँ से मैंने 10 क्वेश्चन लिए और आपको करवा देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो भी वहाँ पे पूछे गए। अब यहाँ पे आप बताइएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 7 देश। क्या हो जाएगा? 7 देश, ऑप्शन बी। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं तो नोट करते चलो। तो याद रखना, देखो पहला तो हो जाएगा अब ये चीन, ठीक ना। पहला तो कौन सा है? चीन के साथ में होती है। दूसरा भूटान भी है ना भैया, जिसने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। तीसरा नेपाल है, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, ठीक ना। ये नेपाल ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। चौथा आप याद रखना पाकिस्तान हो जाएगा, है ना। ये जो भुखमरी की कगार पे है, बिल्कुल भिखमंगा हो चुका है ना। और देखो उसके बाद ये बांग्लादेश में तो अभी इतना ज़्यादा विद्रोह मचा हुआ है, ये सभी को पता है ना। उसके बाद ये म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार जिसका नाम बांग्लादेश कह रहा हूँ, बर्मा था, है ना। बर्मा था जहाँ पे रंगून है, रंगून याद आया हो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने रंगून स्थानांतरित कर दिया था, है ना। तो वो म्यांमार आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद एक देश और बचता है, बताओ कौन सा देश है वो? आया कुछ दिमाग में? यार अफगानिस्तान, है ना। तो कितने देश हो गए देख लो, तो 7 देशों के साथ में होती है। तो फिर चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो आप बताइएगा इसका क्या होगा सही जवाब। भैया वहाँ पे 1/6 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब यार हमारा हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर्ट्ज क्या मापने की ज़रूरत है? नहीं, हर्ट्ज क्या मापने की ज़रूरत है? नहीं यार, ज़रूरत तो बिल्कुल है, नापेंगे। यहाँ पे पता क्या गलती होगी, यहाँ पे होना चाहिए था क्या मापने की यूनिट है ना। यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था यूनिट। तो बताओ हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है? ध्वनि आवृत्ति, ध्वनि का वेग या तरंगों की तीव्रता? तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? सही जवाब लगाइए फटाफट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति, यहाँ पे तीव्रता या आवृत्ति, हाँ सही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी को टिक कर देना, ठीक है ना। तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे मेरे भाइयों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी सही जवाब हो जाएगा। शरावती नदी पर बताओ कौन सा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा यार भारत का कौन सा? जोग जलप्रपात, जोग अगरसुप्पा, है ना, जोग अगरसुप्पा। अब देखो यहाँ पे कावेरी नदी पर बताओ। तो कावेरी नदी पर भैया शिव समुद्रम है। कौन सा है? शिव समुद्रम है। तो वो भी आप याद रखना। देखो जलप्रपात भी आते हैं दोस्त, आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये करवा भी रहा हूँ कि आप किसी तरीके से यार अपने सपनों को साकार करें यार, है ना। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? भैया बिल्कुल सही यार, यहाँ पे हमारा जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 124। तो बिल्कुल आपका जो जवाब है अनुच्छेद 124 सही हो गया है। और देखो उच्च न्यायालयों का जो गठन है ना, उच्च न्यायालयों का जो गठन है वो आर्टिकल 216 में आता है। उच्च न्यायालयों का जो गठन है वो आर्टिकल कितने में आता है? वो 216 में आता है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है वो 124 में आता है ना। और देखो संसद के गठन का प्रावधान, तो संसद का गठन जो है ये आ जाता है आपका 79 में। संसद के गठन का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 मतलब कि 79 में आता है ना। और अनुच्छेद 164 में क्या है? तो इसमें याद रखना है दोस्त कि इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति किस में आती है? 164 में आती। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? बताओ मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? राज्यपाल, राज्यपाल जी करते हैं ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे भैया वो अनुच्छेद 280 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 शिवम भैया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्त, आपका टिक किया हुआ जवाब बिल्कुल सही जा रहा है।
और देखो अनुच्छेद 75 याद रखना कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति आती है इसमें, किसकी? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति आती है, तो अनुच्छेद 75 को भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश की जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 में दी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी जी कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया? वो वेलगांव अधिवेशन था, है ना, वेलगांव अधिवेशन था। हाँ शिवम भैया, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो रहा है। तो बिल्कुल भैया, लेकिन अगर मैं आपसे सन की बात करूँ तो बताओगे? भैया वही नहीं पता था, कोई बात नहीं, नोट करें यार, 1924 है ना। कब गए थे बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष? ये कब चुने गए थे? 1924 में चुने गए थे, है ना। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। अब बताओ यहाँ पे देखो, लाहौर अधिवेशन बताओ। तो लाहौर अधिवेशन भैया 1929 में हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। बिल्कुल सही बात है। बारदौली बताओ। तो बारदौली भैया वो थे, कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब इन्हें पता है आपको, इन्हें वहीं सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये उपाधि किसने? महात्मा गांधी जी ने दी थी। लेकिन बारदौली की महिलाओं ने सर्वप्रथम इन्हें सरदार कह के संबोधित किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना है ना दोस्त। इस तरीके से प्यार से सभी क्वेश्चनों को सीखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, याद हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ दिया है राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो बताओ राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो ये पता है? देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये भी आपके 22 फरवरी शाम 5 से 6 वाले पेपर में पूछा गया था। सेपरा, टकरा और मलखाम, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या होता है आपका? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही जवाब होते हैं, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य खालिस्तान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। तो वो कौन सा राज्य है भाई? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? देखो ये प्रश्न भी आपका 22/2/2024 को शाम 5 से 6 बजे के पेपर में पूछा गया था। तो आप बता देना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बता दोगे ना सही जवाब। और देखो ये जो आंध्र प्रदेश है ना, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जिसे 1953 में बनाया गया था। और इसका गठन जो है वो 1956 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है ना दोस्त। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले केरल से भी देख लो। केरल कथकली, जो कि मैंने कथक वहाँ लिख दिया, तो वहाँ पे केरल कर दिया 76% लोगों ने सही जवाब, जो कि गलत है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? लो भाई, यही प्रश्न डिक्टो, यही प्रश्न वहाँ लिखा हुआ है, जिसपे केरल पे 76% लोगों ने सही जवाब किया है, उत्तर प्रदेश को 18% लोगों ने किया है, और बिहार को तो पता ही नहीं। यहाँ पे याद रखना ये उत्तर प्रदेश का है, केरल का है कथकली। क्या है? कथकली। और देखो यहाँ पे याद रखना कि कथक से आपके बिरजू महाराज पूछे जाते हैं, लक्षु महाराज पूछे जाते हैं। नाम के पीछे महाराज लगाओ, समझ जाना कथक की बात हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश की, है ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है हास्य गैस है भाई। ये गैस पता कैसी है? किसी को सुंघा दोगे हंसता रहेगा, है ना। लेकिन यार गलत है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना दोस्त। तो यहाँ पे याद रखना वो कौन सी है? N2O। कौन सी है भैया? N2O। भैया N2O कौन सी होती है पता है? नहीं। अरे यार नाइट्रस ऑक्साइड, यार नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ दिया? ये रहा ऑप्शन ए, है ना, सही जवाब हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। और बहुत तेज़ यहाँ पे तूफान आ रहा है ना, बहुत तेज़ बादल हो रहे हैं, मतलब कि बारिश होने वाली है बहुत भयंकर तरीके से। और मैं इन क्वेश्चनों को फटाफट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो गैस होती है ना, मैं बताऊँ, ये हास्य गैस जो होती है ना, ये स्वादहीन भी होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है ना, स्वादहीन होती है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये हल्की मीठी होती है, हल्की मीठी महक वाली, कहते हैं ना बहुत मीठी मीठी महक आ रही है, तो हल्की मीठी महक वाली। मैं आपको बताऊँ, मेरा कच्चा घर था पहले, कुछ दिन पहले, है ना। तो वहाँ पता क्या होता था कि अगर दीवार पे पानी डाल देते, या मम्मा वो होती है मिट्टी वाइट वाली, वो करती थी उस पर जब, तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी, ये लगता था कि इसे खा लो मिट्टी को, सही बता रहा हूँ, है ना। तो ये याद रखना, इसे कहते हैं हल्की मीठी महक। देखो यहाँ दिया है किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली
सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? भैया ये है बजाज। इसने फ्रीडम नाम की मोटरसाइकिल 125 लॉन्च की है ना। तो ये आप याद रखना, 125 मतलब 125 सीसी हो गई है ना। तो ये आप याद रखना, नाम है फ्रीडम बजाज की। और हमें तो लोगों को तो रॉयल एनफील्ड लानी है ना, रॉयल एनफील्ड लाएंगे, सबकी नौकरी लगेगी, टेंशन मत लेना, बस लगे रहना, सफलता जरूर मिलेगी। देखो यहाँ दिया है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? भैया बगदाद तो ट्रिगिस नदी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। और स्कोर बताना कि 30 में से कितने सही हुए हैं। मेरे साथ जो भी नया जुड़ा है वो जरूर बताएगा कि वो एसएससी की क्लास को देख रहा है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आरपीएफ की तो सब देख ही रहे हैं, एसएससी वाले जो जुड़े हुए हैं वो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। बेशक वहाँ पे SSC लिख के टाइप कर देना, ठीक है ना, लिख के सेंड कर देना कमेंट बॉक्स में, लेकिन बताना जरूर कि एसएससी की क्लास को कितने दोस्त देख रहे हैं। और बताओ ये टाइबर नदी, ये तो आपकी टर्किश बगदाद हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताओ कि टाइबर नदी, तो टाइबर नदी के किनारे भैया रोम है। कौन है? रोम। देखो यहाँ पे रोम सही लिख देता हूँ, मेरी लिखावट भी ना बिल्कुल अजीब है, यहाँ पे देखो रोम हो जाएगा। और रावी नदी के किनारे लाहौर स्थित है, लाहौर है ना, लाहौर पाकिस्तान में है ना, याद रखना। और बताओ, अच्छा चलो ब्रिस्टल बताओ, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ब्रिस्टल तो वो भैया एवन नदी के किनारे स्थित है। किसके? एवन नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपके पास 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट करिएगा, 2 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चनों को करना है। देखो PR सीरीजेस एक हैं, PR सीरीजेस जो है वो एक है, तो वो क्या है बताइएगा। यहाँ पे PR सीरीजेस एक क्या है? तो भैया ये एक यहाँ पे संबंधित ये हॉकी से, ये हॉकी के एक गोलकीपर हैं, ठीक है ना, हॉकी के गोलकीपर हैं। और इन्होंने इस बार संन्यास भी ले लिया, संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये मैं आपको बता दूं, ये हॉकी टीम के अब क्या बन गए हैं? कोच बन गए हैं, ठीक है ना। ये हॉकी टीम के कोच नियुक्त कर दिए गए हैं। और अभी कौन सा कांस्य पदक लेके आए हैं ये लोग, है ना, हॉकी में। कहाँ से? पेरिस ओलंपिक से लेके आए हैं ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये आप याद रखेंगे, सीरीजेस, PR सीरीजेस जरूर याद रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा, पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? देखो ये अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे क्या बताएंगे? और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने 21 नंबर क्वेश्चन PR सीरीजेस एक हैं, ये क्वेश्चन आपका 22 तारीख के पेपर में पूछा गया था, 22 फरवरी शाम 5 से 6 वाले में, ठीक है ना, ये तब पूछा गया था। लेकिन उसके बाद ये पेरिस ओलंपिक हुआ है, तो अब तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न भी उसी में पूछा गया, ये भी आपका प्रीवियस है, इनको नोट करते जाओ। देखो दिया है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, ये लिखा गया है हमारे कालिदास जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और कबीरदास से क्या याद रखोगे? कबीरदास जी से बताओ। तो कबीरदास जी से आप वो याद रखना, कौन सी? एक सूकी है, एक संवद है, ऐसे इनकी रचनाएं है ना। और सूरदास जी से वो सूर सागर याद रखना है ना, सूर सागर। तो सूर सागर आप याद रखेंगे, ठीक है ना, किससे? सूरदास जी से, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी? भाई ये तो फैसिलिटी हर जगह होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन ये क्या करें, हरियाणा में है, ठीक है ना, हरियाणा में है, तो ये आप ध्यान में रखना। लेकिन सही बात है, कभी भी देखो यार, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं हंसी मजाक में बोल देता हूँ, कभी भी सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी। सरकारी चीज़ नहीं, अपनी भी अगर चीज़ है, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास हो सकता है कि फालतू हो, लेकिन किसी के पास हो सकता है बिल्कुल ना हो, है ना, उसे सख्त ज़रूरत हो। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है? तो ये भैया उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्त? उड़ीसा में है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे ना। ये देखो आपके राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे जाएंगे, नेशनल पार्क आप सभी याद करके जाना है, ठीक है ना। और देखो आपका एक मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा जो है, देखो एक तो आपका मानस और दूसरा आपका काजीरंगा, ये आपके असम में है। सिक्किम में बताओ कौन सा है? सिक्किम में कौन सा है भैया, बताओ फटाफट। तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा है भैया। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, ठीक है ना दोस्त।
और गुजरात में गिर है ना। और यहाँ पे देखो दिया है ताप का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, बताओ ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक भैया केल्विन है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो बिल्कुल सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जूल जो है ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कार्य का एसआई मात्रक है, ठीक है ना, किसका, कार्य का है। वोल्ट बताओ किसका है, वोल्ट जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये विद्युत विभवांतर का है, विद्युत विभवांतर का जो है मात्रक वो वोल्ट हो जाएगा भैया। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है। ये आपका 22 फरवरी शाम 5 से 6 बजे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको अपना तैयार कर लो, याद रखना M1 ऑप्शन ए, M1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ये भैया पता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आए थे। तो ये भी आया हुआ था आपके 22/2/2024 को शाम 5 से 6 बजे वाले पेपर में, ठीक है ना दोस्तों। अगर किसी को लग रहा हो कि भैया ऐसे ही कह रहा है, तो मैं आपको वो पेपर दिखा भी सकता हूँ। अगर किसी को लग रहा हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ भैया मैं आपको सच बता रहा था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भैया वो पहला ही भाग है, भाग 1 आर्टिकल की बात करेंगे तो 1 से 4 तक, ठीक है ना। भाग 1 अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 1 से 4 तक हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना। और भाग 2 जो है इसमें नागरिकता आ जाती है। और भाग 3 में क्या आता है, मैंने आपको रोज़ बताता हूँ, लेकिन आरपीएफ वाली क्लास में, ये तो पहली क्लास है यार, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग 3 तक आप याद रखेंगे। ये आपका 5 से 11 तक है, और ये आपके जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं ये 12 से 35 तक हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको अभी ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है, कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। और देखो यहाँ पे दिया है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो भैया ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब हमारा रूस हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो रूस हमारा सही जवाब हो जाएगा। और देखो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, संशोधन लिया गया था। संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। महाअभियोग चलाने की जो कार्रवाई वगैरह है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। ये देखो आपके साइंस का क्वेश्चन है, आप बताओ कि किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो हो जाएगा आपका बोरियम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो जो लाल रंग है ना, लाल रंग वो स्टोटियम से आता है। जो लाल रंग है वो किससे आता है, स्टोटियम से आता है। और जो पीला रंग है, पीला वो आपका सोडियम से आता है। जो पीला रंग है वो किसकी वजह से आता है, सोडियम की वजह से आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और कॉपर की वजह से क्या आएगा, तो कॉपर की वजह से नीला रंग आता है। क्या आता है दोस्त, नीला रंग आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको लिख के ले लेना कि एसएससी जीडी में पक्का पूछा जाएगा आपसे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना पीवी सिंधु और शरत कमल, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमने 30 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने साथ में मिलके, और 30 के 30 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे जो कि अभी हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं हम लोगों से। तो ये भी आपको समझ आए होंगे। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने पीडीएफ के लिए आपको पहले ही बोल दिया कि आप मुझे पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में बोल देना। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा टेलीग्राम की, आप ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ से आपको प्रॉपर वो मिलती रहेगी पीडीएफ। अब देखो अगर आपको दूसरा तरीका बताऊं कि जब क्लास देख रहे हो तो जीके जीएस ऐसा यहाँ पे लिख के आ रहा है, वहाँ पे और लिखा होगा आगे 6 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर वगैरह है ना। तो वहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे अगर, तो आपको पूरा चैनल खुल जाएगा। चैनल खुलेगा, वहाँ पे इस टाइप से ये जीके जीएस यहाँ पे बना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा होगा जीके जीएस क्यू, जहाँ पे सब्सक्राइबर यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, उसके नीचे फिर यहाँ पे एक टी करके लिखा होगा, एक लिंक लगा होगा, उसके आगे लिखा होगा 1 मोर लिंक। तो 1 मोर लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम और मेरी इंस्टाग्राम का लिंक खुलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी दोस्त,
किसी से कोई पैसा नहीं लग रहा है। आरपीएफ की भी पीडीएफ उधरी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, एक साथ में ही। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी हीरो को मेरा जय हिंद।